अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्या है और इसके मेजर सिम्टम्स क्या हैं? कॉन्स्टिपेशन रही, कभी लूज टूल्स पास होते रहे, आईबीएस उसको हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर्स होने शुरू हो जाते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस डायरेक्टली किसी को नहीं होता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के मेन कॉजेज क्या हैं? आजकल की लाइफ में इतना कॉमन क्यों है ये? एक्चुअली गट ब्रेन एक्सिस है। इसमें जो एक मेजर कॉज है वो स्ट्रेस और एंजाइटी भी है। तो जब वो अनट्रीटेड रहता है जिससे मेटाबॉलिज्म और डाइजेस्टिफायर हमारी बहुत लो हो जाती है। तो कुछ ऐसे कॉमन फूड ट्रिगर्स बताइए जो हर एक पर्सन को अवॉइड करनी चाहिए। तो जनरली अवॉइड करने वाली चीजें हैं वो जैसे आईबीएस और यूसी में कई सिम्टम्स होते हैं, तो एक आम इंसान कैसे उसको डिफरेंशिएट करे? देखो, बहुत क्लियरली डिफाइन और डिफरेंशिएट हो सकता है आईबीएस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। एक आम इंसान अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके वो यूसी के ट्रीटमेंट उससे बचा जा सकता है। ऐसा कौन सा एज ग्रुप है जिसमें यूसी सबसे ज्यादा पाया जाता है? यूसी की डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई कराना जरूरी होता है क्या? कभी इन फ्यूचर इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है? मैनेज या ट्रीट किया जा सकता है, उसे जड़ से खत्म करने के क्लेम्स नहीं दिए जा सकते। नमस्कार, आज हम बात करने वाले अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में, यानी यूसी, एक गट डिसीज जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन और अल्सर पैदा करती है। बहुत से लोगों को स्टूल में ब्लड आना, बार बार लूज मोशन आना या हल्का हल्का पेट में दर्द होना, और कई लोग इसे पाइल्स का इन्फेक्शन समझकर इसे इग्नोर कर देते हैं, पर कई केस में ये छोटे छोटे साइंस अल्सरेटिव कोलाइटिस में बदल जाते हैं। चलिए तो इस पॉडकास्ट में हम समझते हैं यूसी होता क्या है, यूसी और आईबीएस में डिफरेंस क्या होता है, और यूसी के ट्रिगर्स और डायग्नोसिस में लॉन्ग टर्म में रिस्क क्या है, और सबसे बड़ी बात, इसे ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो चलिए इन सभी सवालों के साथ आज का पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं डॉक्टर करण के साथ। तो डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्या है और इसके मेजर सिम्टम्स क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस मेनली अगर हम इसे समझें तो ये जैसे पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस डायरेक्टली किसी को नहीं होता है। ठीक है, जैसे पहले किसी को कभी कॉन्स्टिपेशन रही, कभी लूज टूल्स पास होते रहे, जिसको हम धीरे धीरे डिफाइन करेंगे कि आईबीएस उसको हुआ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जब वो आईबीएस क्रॉनिक होता है तब लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर्स होने शुरू हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। और दूसरा, जैसे आपने पूछा कि इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके मेन सिम्टम्स में आएगा कि स्टूल के साथ पेशेंट को ब्लड भी पास आउट होगा और म्यूकस पास आउट होगा, और पेट के नीचे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा पेन होना, बहुत फैटीग होना, वेट लॉस होना, और इसके साथ साथ पेशेंट को ऐसा फील होगा कि जैसे बहुत ही ज्यादा पूरे दिन में थकावट फील होनी। ये सारे इसके कॉमन सिम्टम्स होंगे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को होंगे। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के मेन कॉजेज क्या हैं? तो आजकल की लाइफ में इतना कॉमन क्यों है ये? अल्सरेटिव कोलाइटिस के मेन कॉजेज अगर हम समझें तो मतलब इसको समझने के लिए फिर हमें पीछे जाना पड़ेगा बेसिकली, कि पहले डायरेक्टली अल्सरेटिव कोलाइटिस पे नहीं जाता कोई भी पेशेंट। जब अनट्रीटेड आईबीएस रहता है, मान लो किसी को आईबीएस की दिक्कत है, तो उसे बहुत लंबी कॉन्स्टिपेशन रह रही है, या हर मोशन करने के बाद स्टूल पास आउट होने, हर खाना खाने के बाद स्टूल पास आउट करने की टेंडेंसी है, काफी बार स्टूल पास आउट कर रहा है, तो जब वो अनट्रीटेड रहता है या उसको बहुत लंबे समय तक रहता है, दैट लीड्स टू अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इसके मतलब ये डायरेक्टली नहीं है, तो इसके मेन कॉजेज अगर हम देखें तो वो आईबीएस के कॉजेज देखने पड़ते हैं, जो कि समझा जाए तो इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, इम्प्रॉपर खाने पीने की हैबिट्स, लोड, जिससे मेटाबॉलिज्म और डाइजेस्टिफायर हमारी बहुत लो हो जाती है। जब वो मेटाबॉलिज्म और डाइजेस्टिफायर लो होती है गलत खाने पीने की आदतों से, मतलब जंक फूड्स बहुत ज्यादा इनटेक है, या फिर ऑयली स्पाइसी फूड्स बहुत ज्यादा इनटेक है, या टाइम पे खाना नहीं खाना, कोई सुबह का टाइम नहीं, कोई लंच का नहीं, कोई डिनर का नहीं, तो इन हैबिट्स की वजह से जब पेशेंट रेगुलर इस जोन में रहता है तो दैट लीड्स टू आईबीएस, एंड आईबीएस फर्दर लीड्स टू अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इसमें जो एक फैक्टर जो रहता है बेसिकली, जो कॉजेज पूछे आपने कि आईबीएस या अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के क्या कॉजेज हैं, इसमें जो एक मेजर कॉज है वो स्ट्रेस और एंजाइटी भी है। अच्छा, जो कोई इंसान बहुत लंबे स्ट्रेस से गुजरता है, एक्चुअली गट ब्रेन एक्सिस है। अगर हम गट ब्रेन एक्सिस समझें, किसी को अगर गट के इश्यूज हैं तो उसको स्ट्रेस एंजाइटी होना स्वाभाविक है। अच्छा, और वाइस वर्सा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी को अगर स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज्यादा रहता है तो उसको भी गट के इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। मतलब वाइस वर्सा, हाँ, ब्रेन से गट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर किसी को बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस एंजाइटी,
या डिप्रेशन का कोई मरीज है या इंसोम्निया ऐसी चीजों से जूझ रहा है कोई पेशेंट, तो ये भी एक कारण देखा गया है आईबीएस होने का और इनडायरेक्टली फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस होने का। तो ये भी एक कॉजेज में से एक फैक्टर बनता है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी बहुत ज्यादा रहना किसी पेशेंट को। तो सर अभी तो आपने ये बता दिया कि मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस से पहले आईबीएस होता है, मतलब आपने स्टेज बता दिया कि आईबीएस के बाद ही अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। तो कुछ ऐसे कॉमन फूड ट्रिगर्स बताइए जो हर एक पर्सन को अवॉइड करने चाहिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस उनको ना हो इन फ्यूचर। एक्चुअली जब अल्सरेटिव कोलाइटिस फ्लेयर अप होता है, फ्लेयर अप इन द सेंस कि पेशेंट को बहुत ज्यादा स्टूल पास आउट होना या बहुत ज्यादा पतले स्टूल आना या ऐसा कुछ, या ना भी हो, तो जो जनरली अवॉइड करने वाली चीजें हैं वो जैसे हमारा जंक फूड, ऑयली स्पाइसी जंक फूड्स, ये चीजें। दूसरा अल्कोहल, अगर कोई लेने की हैबिट है किसी की, अल्कोहल एंड नॉन वेज हैवी मील्स। थर्डली डेयरी प्रोडक्ट्स में कर्ड पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, जो जनरली लोग बहुत लेते हैं, क्योंकि कर्ड इज हॉट इन पोटेंसी, दही उष्ण वीर्य है, तो दही ना लेके तकर या छाछ कोई भी है जो पेशेंट वो ले सकता है अपने डाइट में। और बहुत ज्यादा पैक्ड फूड, प्रेजर्वेटिव्स वाले फूड या बहुत ज्यादा ऐसी चीजें कंज्यूम करना जो कि समझिए जो कि पैकेट में पैक्ड होके आती हैं, जैसे चिप्स, कुरकुरे, टॉफीज, सॉसेज, ऐसे कोई भी प्रेजर्वेटिव इंक्लूडेड फूड्स, ये सारी चीजें किसी को भी अवॉइड करनी चाहिए जो इस बीमारी से लंबे समय तक ग्रस्त है। ये चीजें तो नॉर्मल बंदे को अवॉइड करनी चाहिए मतलब। हाँ, नॉर्मल इंसान अगर खा लेगा तो उसे दिक्कत कम आएगी। जो एक पहले ही पेशेंट है तो वो खा लेगा तो उसे फ्लेयर अप बहुत ज्यादा फील होगा। फ्लेयर अप मीन्स कि उस बीमारी में वो चीज बहुत ज्यादा बढ़ के दिखनी। जैसे नॉर्मल एक पेशेंट चल रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ, उसे कभी कभी स्टूल पास आउट हो रहा है या कभी नहीं भी हो रहा है, या वो मेंटेन्ड स्टेज पे चल रहा है, बट अगर वो ऐसी चीजें इनटेक करेगा या कुछ भी ऐसी चीजें जो उसे तंग करती हैं, तो उसको वो डिजीज बहुत ही ज्यादा फ्लेयर्ड अप दिखेगी कि उसका स्टूल आने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, स्टूल में ब्लड आने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, म्यूकस आने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, फटीग, वेट लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसे हम फ्लेयर अप्स बोल देते हैं। तो ऐसी चीजें उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी जिससे वो फिर बहुत परेशान होगा। तो उसको अपनी ऐसा लगेगा कि मेरी पूरे दिन की जो टेंडेंसी है, पूरे दिन की जो साइकिल है, उस साइकिल में वो पूरा डिस्टर्ब रहेगा पेशेंट। ठीक है डॉक्टर। तो जैसे कि मतलब आईबीएस और यूसी में कई सिम्टम्स होते हैं, तो एक आम इंसान कैसे मतलब उसको डिफरेंशिएट करे कि उसको आईबीएस है या यूसी है? देखो, बहुत क्लियरली डिफाइन और डिफरेंशिएट हो सकता है आईबीएस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। आईबीएस में कभी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी रहेगी, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहेगा। और दो तरह के आईबीएस बेसिकली देखे जाते हैं। बेसिक तो 3 तरह के आईबीएस होते हैं, कॉन्स्टिपेटेड, डायरिया होना या मिक्स्ड आईबीएस। कभी कॉन्स्टिपेशन रहना, कभी डायरिया रहना। बट जनरली देखा जाए तो कॉन्स्टिपेटेड भी रह सकते हैं कई पेशेंट, कई को लूज स्टूल पास आउट होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। बट अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्टूल के साथ ब्लड भी पास आउट होता है। तो ये ही एक मेन डिफरेंस आ जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस और आईबीएस में। आईबीएस में कभी स्टूल पास आउट नहीं होता, ठीक है। सेकेंडली आईबीएस में या यूसी में? आईबीएस में ब्लड पास आउट नहीं होता स्टूल के साथ। सॉरी, ठीक है। स्टूल तो लूज स्टूल्स तो दोनों में होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लड पास होता है स्टूल के साथ। ठीक है। और दूसरा, अल्सरेटिव कोलाइटिस में लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर्स होंगे। जब कोई पेशेंट कोलोनोस्कोपी कराएगा या डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएगा तो उसे पता लगेगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर्स दिखेंगे वहां पे। बट आईबीएस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो और तीसरा, आईबीएस के बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्टेज आती है। मतलब अगर देखा जाए एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, पहले डायरेक्टली कभी भी अल्सरेटिव कोलाइटिस तक पेशेंट नहीं जाता है। तो फर्स्ट ही विल गो फ्रॉम आईबीएस, देन ही विल गो इनटू अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस इज मच मोर डेंजरस देन आईबीएस, क्योंकि उसके बाद फिर कोलोन कैंसर का रिस्क या क्रॉन्स डिजीज या मतलब कोलोन से रिलेटेड, लार्ज इंटेस्टाइन से या कोलोन से रिलेटेड डिजीजेस या दिक्कतें बढ़ने शुरू हो जाती हैं पेशेंट को, और मेजर इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो ये मेन डिफरेंसेस हम कह सकते हैं कि आईबीएस में और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में होते हैं। तो जैसे कि भी आपने बताया कि आईबीएस और यूसी मतलब काफी डेंजरस बीमारी है, तो ये मतलब कभी इन फ्यूचर इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है? अगर स्टार्टिंग स्टेज में कोई पेशेंट आयुर्वेद ऑप्ट करता है तो
फिर हम उसे अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट नहीं कहेंगे, फिर वो तो मतलब आईबीएस का पेशेंट ही होगा, या उसके पेट में कोई इश्यूज आना या मंदगनी शुरू हुई होगी, लोअर जस्टिफायर शुरू होगी, तो वहां जरूर उसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। जैसे ही पेशेंट की स्टेजेस बढ़ जाती हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है या आईबीएस का पेशेंट है या क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म पेशेंट है, तो उसे मैनेज या ट्रीट किया जा सकता है। उसे जड़ से खत्म करने के क्लेम्स नहीं दिए जा सकते। जड़ से कभी भी डिजीज तब ठीक होता है जब बहुत लॉन्ग टर्म तक पेशेंट, जो उसके कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, जो कि हैं प्रॉपर डाइट एंड पॉजिटिव फैक्टर्स में आएगा इम्प्रॉपर डाइट एंड इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, मतलब कि उसकी जो गलत खाने पीने की और लाइफस्टाइल की आदतें हैं, उसके साथ लॉन्ग टर्म तक मेडिसिन। अगर पेशेंट इस चीज को लेता है और प्रॉपर अपने डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो करता है एज प्रिस्क्राइब्ड और सेड बाय हिज डॉक्टर, तो ये बहुत हद तक ठीक हो सकता है। डायरेक्टली हम ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स सामने वाले पेशेंट के हाथ में है इस डिजीज में। तो इफ ही और शी इज विलिंग टू गिव हिज और हर 100%, तो इसे हम बोल सकते हैं तो कि 90 to 95% तक मैनेज किया जा सकता है। तो वो समझ जाते हैं कि बहुत हद तक पेशेंट ठीक है, ट्रीटेबल है। तो अभी जैसा आपने बताया कि कोलोन की बीमारी का नाम एक बताया आपने, हाँ। तो क्या इससे कोलोन कैंसर का भी रिस्क बढ़ सकता है? अगर अनट्रीटेड अल्सरेटिव कोलाइटिस रहेगा बहुत लंबे टाइम तक और उस पर ध्यान नहीं दिया गया या उसे इग्नोर किया गया, तो जरूर कोलोन कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो सर क्या आईबीएस और यूसी में एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे डिपेंड रहना सही है? देखो, एक्यूट फेज में हमें एलोपैथी ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। जैसे बहुत ज्यादा न्यू डिजीज है और बहुत ज्यादा एक्यूट सिम्टम्स है, मतलब उसे ऐसा समझें कि अभी पेशेंट बहुत ज्यादा तंग है या उसे बहुत ज्यादा दिक्कतें महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा बार स्टूल जाना पड़ रहा है या एकदम उसे पता लगा कि स्टूल के साथ ब्लड पास आउट हो रहा है, तो स्टार्टिंग फेज में वो एलोपैथी ट्रीटमेंट ले सकता है। या जिन्हें नहीं इतनी आयुर्वेद की नॉलेज, वो भी एलोपैथी ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं, या गलत भी नहीं है। बट अगर रूट कॉज ठीक करना है और लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीज को देखना है, तो एलोपैथी पे डिपेंड रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि एट लास्ट जो एलोपैथी में ट्रीटमेंट दिया जाता है वो कहीं ना कहीं स्टीरॉयड बेस्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है या केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, और वो बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट जब लेते हैं उस ट्रीटमेंट को, तब भी पेशेंट एक तो बॉडी में स्टीरॉयड्स इनटेक हो रहा है, और पेशेंट को कई बार ऐसा फील होता है कि हमें उस लेवल का रिलीफ भी नहीं मिल रहा, जो कि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आयुर्वेद से एक बेटर रिलीफ मिल पाता है और पेशेंट को स्टेरॉइड्स भी नहीं लेने पड़ते हैं, और रूट कॉज पे काम करके वो डिजीज बहुत अच्छे लेवल पे मैनेज हो जाता है, ट्रीट हो जाता है। तो लंबे टाइम तक एलोपैथी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है इस डिजीज में। तो सर जैसे कि हम सबको पता है कि मतलब बॉडी है वो इस तरीके से बनी है कि वो अपने आप ही हील करती है प्रॉब्लम्स को, जो भी डिजीज होती है वो अपने आप हील कर लेती है। तो क्या एक आम इंसान अपनी डाइट को या अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके वो यूसी के ट्रीटमेंट से जो मतलब होते हैं उससे बचा जा सकता है? नहीं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ डाइट चेंज करके ट्रीटमेंट से बचा नहीं जा सकता। ठीक है। डाइट के साथ मेडिसिन के साथ डाइट सॉर्ट करनी ही पड़ेगी। मतलब डाइट हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट्री और सपोर्टिंग रोल में रहेगी। बट अगर आप ये बोलो कि बिना मेडिसिन के सिर्फ डाइट ठीक करके अल्सरेटिव कोलाइटिस को ट्रीट किया या मैनेज किया जा सकता है, बचा जा सकता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि डाइट मैनेज करनी और डाइट सही रखनी मेडिसिन के साथ बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर मेडिसिन का भी रोल नहीं रहता, मेडिसिन का भी असर खत्म होना, इतना इफेक्टिव मेडिसिन भी इतनी इफेक्टिवनेस नहीं दिखा पाती अगर पेशेंट की डाइट ठीक नहीं है। तो सर क्या आप बता सकते हो कि मतलब ऐसा कौन सा एज ग्रुप है जिसमें यूसी सबसे ज्यादा पाया जाता है? आजकल अगर देखा जाए एज ग्रुप, वैसे तो ये बच्चों में भी बहुत कॉमन हो गया है, छोटे बच्चों में भी आईबीएस की दिक्कत तो बहुत कॉमन हो गया है, पर चलो अल्सरेटिव कोलाइटिस तक नहीं जाते हैं वो। बट 15 से 20 साल से लेके 40-45 साल 50 साल की एज ग्रुप में ये बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस। यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा 15 से लेके 25-30 साल 35 साल की एज ग्रुप में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस। और दूसरा तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि ये जेनेटिक भी है क्या, ये किसी हद तक कह सकते हैं जेनेटिक है, बट इस पे कोई इतने खास रिसर्चेस या क्लेम्स नहीं है कि
अगर फैमिली में किसी को है तो आगे भी जाएगा ही जाएगा। बट हाँ, कहीं कई पेशेंट्स की हिस्ट्री अगर हम लेते हैं तो जेनेटिक हिस्ट्री भी मिलती है इस चीज को लेके। तो डॉक्टर, क्या हम कॉज और इफेक्ट की बात करें तो स्ट्रेस की वजह से यूसी हो सकता है या यूसी की वजह से स्ट्रेस हो सकता है? दोनों ही हैं। अच्छा, बेसिकली ये कॉजेटिव फैक्टर भी है और इफेक्ट भी है। जैसे हमने पहले बात करी थी, थोड़ा टाइम पहले आपसे बात करी थी कि गट ब्रेन एक्सिस के तहत अगर हम इसे देखें कि अगर किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी से कोई गुजर रहा है, किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी रह रही है, या बाय एनी कॉज एनी फैक्टर्स, तो उससे गट के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। जैसे उसे भूख कम लगेगी, या बहुत ज्यादा मोशन आना शुरू हो जाएंगे, बार बार मोशन जाने की टेंडेंसी रहेगी, या गट इश्यूज मतलब डाइजेस्टिफायर उसकी वीक होनी शुरू हो जाती है। जैसे देखा होगा जनरली, कभी वैसे जनरली कभी नोट किया होगा, जैसे कभी एग्जाम्स होते हैं तो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, चाहे उन्हें फील भी ना हो रहा हो, तो उन्हें पोटी जाने की टेंडेंसी हो जाती है। ठीक है, डर की वजह से, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से, चाहे सब कुछ चीजें नॉर्मल हो। कई आपके आसपास भी कई ऐसे लोग आपने देखे होंगे, या स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में देखे होंगे। तो स्ट्रेस एक कारण भी है, और जिनको गट इश्यूज होते हैं तो एक इफेक्ट भी है। मतलब उस गट इश्यूज की वजह से स्ट्रेस एंजाइटी रहना पेशेंट को, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गट ब्रेन एक्सिस में स्ट्रेस का फैक्टर। एक पॉजिटिव फैक्टर भी है और इफेक्ट भी है, मतलब सिम्टम्स में भी आता है पेशेंट के स्ट्रेस एंड एंजाइटी रहना जिनको होता है। तो अगर इसको मतलब ट्रीट भी करना है तो इसका सबसे अच्छा जो आयुर्वेद में बोला गया है, सत्वाज्य चिकित्सा बेसिकली, और दैव्य पाश्रय सत्वाज्य चिकित्सा और प्राणायाम। मतलब ये एक तो पॉजिटिव रहना, ठीक है, सत्वाज्य चिकित्सा से समझें अगर। दूसरा, जिस भी भगवान में मानते हो, जिस भी आपकी जो भी ट्रस्ट फैक्टर, जिस भी आप ऑलमाइटी में मानता है कोई भी पेशेंट, तो उसके साथ जुड़ना, मेडिटेशन करना, भगवान का नाम लेना। और तीसरा, प्राणायाम करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग, ये सारी चीजें, ओम का उच्चारण, भ्रामरी प्राणायाम, ये सारी चीजें करना, ताकि उसका माइंड लेवल, स्ट्रेस लेवल सॉर्टेड रहे, ताकि इनडायरेक्टली उसका गट सॉर्टेड रहेगा पेशेंट का। तो जैसा भी आपने बताया कि मतलब ये हमारी प्रैक्टिस है, जो मतलब इन प्रैक्टिसों से हम अपना स्ट्रेस लेवल ठीक कर सकते हैं। हाँ। तो उस टाइम पे मतलब वो बंदे को दवाई या ये चीजों की भी जरूरत पड़ती नहीं, दवाई तो अपना रोल रखेगी ही रखेगी। ये सारी चीजें हैं जो स्टार्टिंग में एज अ कॉम्प्लीमेंट्री या उसको सपोर्टिंग रोल में उसकी हेल्प करेंगी, और एट लास्ट दवाइयों से छूटने की में भी हेल्प करेंगी। मतलब मान लो पहले पेशेंट एक बहुत ज्यादा मेडिसिन पे है, पूरे दिन की उसकी बहुत सारी डोजेज हैं, 4, 5, 6 डोजेज हैं। तो जैसे जैसे वो इन चीजों की प्रैक्टिस करेगा, डाइट ठीक रखेगा, अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रेस ठीक रखेगा, तो उसकी दवाइयों की डोजेज भी कम होती जाएगी। ठीक है। तो हमेशा ही इफेक्टिव रोल प्ले करेगी। बट ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इन्हीं से दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर, क्या यूसी की डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई कराना जरूरी होता है क्या? नहीं, सीटी स्कैन या एमआरआई कराना कोई जरूरी नहीं होता। इसके जो बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, तो बेसिक स्टूल कल्चर होता है, फिर कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं, और या फिर बायोप्सी होती है अगर बहुत ही नेक्स्ट स्टेज कैंसर का रिस्क चेक करना है या कुछ वैसा। तो इसके डायग्नोस्टिक प्रोसेस में ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं चीजें, स्टूल टेस्ट, कोलोनोस्कोपी, बायोप्सी, ऐसी चीजें ज्यादा यूज की जाती हैं। एमआरआई, सीटी स्कैन नहीं यूज किया जाता बहुत ज्यादा इसके डायग्नोस्टिक प्रोसेस में। डॉक्टर साहब, हमें कोई ऐसी 3 होम रेमेडीज बता सकते हैं जो एक यूसी के पेशेंट को अपनी दवाइयों के साथ उसे लेनी चाहिए? हाँ, 3 ऐसी होम रेमेडीज ना कह के 3 ऐसी चीजें या 3 ऐसी रेमेडीज कह सकते हो प्रॉपरली उसको, जो एक यूसी का पेशेंट साथ अपनी मेडिसिन के ले सकता है, उसे हीलिंग भी मिलेगी, तो एज अ मेडिसिन भी उसका काम करेंगी वो चीजें। जैसे सबसे पहले तो अनार का छिलका ड्राई पाउडर कर लो उसका, एक अनार के छिलके को सुखा के उसका पाउडर कर लो। तो 1 चम्मच अनार के छिलके का पाउडर में 1 गिलास पानी में उबाल के, जब वो आधा रह जाए या 3/4 रह जाए, तो उसे दिन में 1 बार सिप करना है। पहले तो ये कर सकते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट, इससे उनके स्टूल भी ठीक रहेगा, स्टूल में भी प्रॉपर उनकी फॉर्मेशन बनेगी स्टूल की भी, और दूसरा ब्लड का भी थोड़ा
बेटर फील होगा उसको, स्टूल में जो ब्लड आता है उसमें भी बेटर फील होगा। दूसरा, इसबगोल पेशेंट अपनी दिन में 1 चम्मच ले सकता है। तीसरा, जो हम कह सकते हैं कि पया बोलते हैं आयुर्वेद में उसे, जिसमें चावल को अच्छे पानी में डाल के उबाल के एक बारी, मतलब जैसे 1 कटोरी चावल लिया तो 4-5 गुना 6 गुना पानी में डाल के उबाल के उसे अच्छे से, जब वो चावल उबल जाए, मतलब खाने लायक हो जाए, बिल्कुल फिसल जाए, पता लगे भी चावल बिल्कुल बन गए हैं, तो सिर्फ उसके ऊपर वाला पानी लेना है। तो उसके ऊपर वाला पानी दिन में 1 या 2 बारी पेशेंट सिप कर सकता है। तो ये 3 चीजें जो हैं वो एज अ मेडिसिन भी उसको काम करेंगी, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को, आईबीएस के पेशेंट को। ये तीनों चीजें, एक अनार के छिलके वाला जो मैंने बताया कि उसके पाउडर को 1 गिलास पानी में लेके फिर उसको 3/4 करके या हाफ करके वो सिप करना है। दूसरा, इसबगोल 1 चम्मच, ठीक है। थर्डली, चावलों का पानी, चावल नहीं खाने हैं, जो उसके ऊपर का पानी है वो लेना है। तो वो स्टूल फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा और ब्लड एंड स्टूल में भी हेल्प करेगा, दोनों चीजों में हेल्प करेगा। ये तीनों चीजें पेशेंट रेगुलरली, या इनमें से कोई 1 या 2 चीजें जो उसको कंफर्टेबली हो वो कर सकता है पेशेंट। ऐसी कौन सी 3 मिस्टेक है जो आप एज अ यूसी पेशेंट को करता देखते हैं और उन्हें डेंजरस समझते हैं? ऐसी कौन सी 3 मिस्टेक जो यूसी पेशेंट जनरली करते हैं, है ना, और जो डेंजरस हैं? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जनरली पेशेंट्स क्या करते हैं, अपने आप से ही जैसे थोड़ा हील होना शुरू करते हैं तो मेडिसिन बंद कर देते हैं, चाहे वो एलोपैथी ले रहे हैं चाहे वो आयुर्वेद ले रहे हैं। ठीक है। तो एक तो ये कभी भी नहीं करना है, अपने डॉक्टर की सलाह से ही टेपर डाउन करके, अगर डॉक्टर कहें तो बंद करनी है, जब कहें उस हिसाब से टेपर डाउन करके बंद करनी है। इंस्टेंटली नहीं बंद करनी है, अपने आप से कभी वो, और इंस्टेंटली कभी नहीं बंद करनी है। पहले तुम प्रॉपर डोज ले रहे थे, तुमने लेनी ही बंद कर दी, ठीक है। यहां हम बात कर रहे हैं किसी भी तरह की मेडिसिन कोई भी पेशेंट ले रहा है ना। दूसरा, इंटरनेट से देख के डाइट फॉलो करनी शुरू कर देनी कि आजकल सब डॉक्टर बन कि अगर आईबीएस है तो फाइबर ज्यादा खा लेना, अगर तो फ्रूट्स एंड सैलेड्स पे ही खाने लग गए, फिर दही खाने लग गए कि हाँ दही इज गुड फॉर हेल्थ, लैक्टोबैसिलस होता है इसमें, प्रोबायोटिक्स होते हैं, या कुछ भी जो भी किसी का भी ज्ञान ले लिया, समझ लिया, इंटरनेट से जो भी डाइट मिली वो डाइट लेनी शुरू कर दी। वो हो सकता है आपको नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करे, पॉजिटिव तो क्या पता हो ना हो, बट बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करे। और थर्डली, जो सबसे मेन कारण इसका देखा गया है, लोग स्ट्रेस को इग्नोर करते हैं। बहुत लंबे टाइम तक किसी भी चीज का अगर स्ट्रेस बना हुआ है, वर्क स्ट्रेस है, फैमिली का कोई स्ट्रेस है, पर्सनल स्ट्रेस है, करियर स्ट्रेस है, रिलेशनशिप स्ट्रेस है, जब वो बहुत लंबे टाइम तक रहता है तो वो आईबीएस को कॉज भी करता है। और अगर उस दौरान भी, आपको डिजीज के दौरान भी एक स्ट्रेस बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है, तो वो भी आपके डिजीज को ठीक होने नहीं देगा। तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी फैक्टर बहुत लोग इग्नोर करते हैं और ये समझते हैं कि हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। रोज नेगेटिव रहना, जो इसका पेशेंट है वो रोज नेगेटिव रहेगा कि मेरे को ये क्या हो गया है, कि मैं आगे अब शादी भी कर पाऊंगा या नहीं, या मेरी लाइफ कैसे चलेगी। जैसे अभी मेरे को थोड़े दिन पहले ही एक पेशेंट से बात करने का मौका मिला, तो उसका मेरे से उसने बोला कि मैं इसीलिए अभी तक शादी नहीं कर पाया, मुझे ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि मैं शादी कर पाऊंगा कि नहीं। वो 25 साल का पेशेंट है। तो अगर रोज ही एक स्ट्रेस के साथ चलोगे तो वो स्ट्रेस इस डिजीज को कभी ठीक ही नहीं होने देगा। तो ये भी लोग बहुत गलती करते हैं, या अपनी डेली की लाइफ में इसको एज अ मिस्टेक रखते हैं कि इस चीजों को ना इग्नोर करें और ना ही इस चीजों को अपनी डिजीज के टाइम पे ऐसा समझे कि ये एक पॉजिटिव फैक्टर नहीं है, ये तो आम रूटीन का स्ट्रेस है। इन चीजों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये कह सकते हो आप कि ये 2-3 चीजें हैं जो पेशेंट्स में देखी जाती हैं जो लोग गलती करते हैं अपनी डेली लाइफ में। सर, अभी आपने यूसी और आईबीएस के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी, मिथ, फैक्ट, सिम्टम्स, हम कैसे उसको क्योर कर सकते हैं। तो मैं अगर आपसे कहूं कि इस सारा जो पॉडकास्ट हुआ यूसी के रिलेटेड, आप उसको कंक्लूड कैसे करोगे, मतलब एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में पूरा? इसको ऐसे देख सकते हैं हम कि अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ पेट का डिजीज नहीं है, ठीक है, सिर्फ गट का डिजीज नहीं है। अगर इसको आयुर्वेद के टर्म्स में देखा जाए तो ये अग्नि, मंद अग्नि, पित्तज, पित्त वृद्धि और मनस रोग, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से ही उत्पन्न हुआ एक डिजीज है, एक व्याधि है, ठीक है। तो जब तक तीनों चीजें हील नहीं होंगी, तुम्हारे डाइजेस्टिफायर
तुम्हारा पित्त बैलेंस, और थर्डली तुम्हारा मस्तिष्क मन माइंड, स्ट्रेस, एंजाइटी लेवल्स। जब तक ये तीनों चीजें बैलेंस नहीं होंगी तो तब तक तुम इस डिजीज को ट्रीट करना या मैनेज करना किसी भी पेशेंट के लिए मुश्किल होता रहेगा। ठीक है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। तुम्हारा डाइजेस्टिफायर दैट डिस्टर्ब्स योर पित्त लेवल्स इन द बॉडी, इंक्लूडिंग योर मेंटल लेवल्स, इंक्लूडिंग डाइजेस्टिव लेवल्स, और तीसरा तुम्हारा मनोरोग, माइंड लेवल्स, स्ट्रेस लेवल्स, ठीक है, ब्रेन लेवल्स। तो तीनों को ही साइमल्टेनियसली तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा विद योर डाइट एंड लाइफस्टाइल। ठीक है, इस लेवल पे आके मेडिसिन बहुत जरूरी हैं। तीसरा, जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया, सतवाज्य चिकित्सा, पॉजिटिव रहना, एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहना हमेशा, और एक पॉजिटिविटी के साथ रहना। दैवपाश्रय चिकित्सा, भगवान की तरफ समर्पित या किसी भी तरह से जो ऑलमाइटी पावर है उसकी तरफ समर्पित रहना, नाम लेना, नाम जप करना, जिस भी ऑलमाइटी में कोई भी इंसान मानता है ना। और तीसरा, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करना। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बैलेंस में आएगा तो पेशेंट कोई भी हो, कोई भी एज पे, कोई भी किसी भी लेवल पे डिजीज पे हो, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी लेवल पे ट्रीट होगा, मैनेज होगा, और हो सकता है विद टाइम वो इससे बीमारी से निकल भी जाए। तो वी कांट क्लेम दीज थिंग्स कि हाँ श्योरली ऐसा होगा या नहीं होगा। तो बट जो कई पेशेंट्स में हमने देखा है कि लोग इस बीमारी से टोटली फ्री हुए हैं, ऐसा है, ये हमने अपनी प्रैक्टिस में बहुत ऑब्जर्व करा है। बट बहुत सारे फैक्टर, जैसे मैंने पहले बताया, कि पेशेंट के हाथ में है। तो जैसे ही जो चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं फिजिकल पॉसिबल, तो हम उस पर क्लेम्स भी नहीं कर सकते। बट इट इज वेरी हाईली ट्रीटेबल एंड मैनेजेबल विद इंक्लूडिंग एंड मैनेजिंग दीज 3 फैक्टर्स। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपको यूसी और आईबीएस के बारे में हमें इतनी जानकारी देने के लिए। आज के इस पॉडकास्ट से एक बात तो क्लियर हो गई कि स्टूल में ब्लड आना, बार बार लूज मोशन आना, गट प्रॉब्लम्स के इश्यू को इग्नोर करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यूसी को सही टाइम पे समझना और सही तरीके से डायग्नोस कराना और उसको सही तरीके से उसकी ट्रीटमेंट को फॉलो करना, इस तरीके से यूसी के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। आपको या आपके किसी जानकार को गट प्रॉब्लम्स के रिलेटेड इश्यू है तो वो जल्द से जल्द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके किसी भी यूसी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में डालिए। तब तक के लिए थैंक यू।